30 नंबर का हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल हो सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, आईजीसीआर का जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले पहले जितने भी आपके मोस्ट प्रैक्टिकल बनते हैं, जैसे कि आपकी ब्रिज डायरेक्ट वाला बनता है, और आपका हाफ वेव फुल वेव बनता है, और केबल के बारे में जैसे मेकर के द्वारा आप शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट लीकेज आप कैसे चेक कर सकते हो, और आपको मल्टीमीटर चलाना, ये बाकी जितने भी प्रैक्टिकल मोस्ट मोस्ट जो बचे हुए हैं, ये प्रैक्टिकल आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं इनके प्रैक्टिकल आपको कल या परसों तक 1-2 दिन का टाइम लेकर के मैं आपको तुरंत ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप उन वीडियोस को देख करके आप अपने प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ओके, तो देखिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल फेज मोटर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा स्पीड फेज मोटर होती है, ओके, शेडेड पोल मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। मैं अलग अलग टाइप की आपने मोटर देखी है, यूनिवर्सल मोटर होती है, रिपल्सन मोटर होती है, हिस्टैरिसीस मोटर भी होती है, अलग अलग टाइप की आपने मोटर देखी है। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, और एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, जो कि आप अगर पंखे के कनेक्शन करना जानते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इस प्रैक्टिकल को आसानी से कर पाओगे। अगर आप पंखे अगर कनेक्शन नहीं कर पाते हो, या आपने अगर चक्की की मोटर देखी है, अगर चक्की की मोटर अगर कनेक्शन नहीं कर पाते हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो उसी दिक्कत का हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कि सबसे पहले आपका एग्जामिनर का यही क्वेश्चन होता है कि ये जो कैपेसिटी स्टार्ट या कैपेसिटर रन मोटर है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये क्या सेल्फ स्टार्ट होती है या कैसे होती है, ये सेल्फ स्टार्ट है या सेल्फ स्टार्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, तो आपको बताना होता है कि ये मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होने का कारण क्या होता है, इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ओके, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर सिंगल फेज सप्लाई को 2 फेजों में हम डिवाइड करते हैं। अब सबसे ज्यादा घूमने के लिए, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हमें मिनिमम 2 फेज की रिक्वायरमेंट होती है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, क्योंकि उसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है और हम 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको सिंगल फेज जो मोटर होती है इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप कैपेसिटर लगाते क्यों हो, कैपेसिटर लगाने का क्या कारण है, इसके अंदर फेज डिफरेंस हम क्यों करते हैं, फेज डिफरेंस करने की वजह से ही मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों बन जाती है। हम इन सभी क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आपको बने रहना है। जो कि मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो जितने भी सर्किट डायग्राम बनते हैं वो सेम बनते हैं, क्या मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर का भी सेम बनता है, और बाकी अदर मोटर हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसी में होता है और किसी में नहीं होता, तो हम उन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मोटर आपकी। मोटर से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो उसके अंदर वाइंडिंग कौन कौन सी होती है, और हम ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है हम इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की सहायता से हम इनके कनेक्शन करके इस मोटर को हम कैसे चला सकते हैं, ये आपको समझना होता है। अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कनेक्शन आपको मैंने बता दिया, अब बताने के बाद भी अगर आप गलती करोगे तो ये गलत बात है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोटर का स्ट्रक्चर जान लेना है कि मोटर में होता क्या क्या है। एक होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। तो देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो आपने किताब में पढ़ा है उसी को हम लेकर के चलेंगे, कुछ अलग नहीं लेंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम आपको कंफ्यूजन कर सकता है अगर मैं कुछ इसमें चेंजेस लाता हूं तो। ओके, जैसा आपने देखा है हम उसी पे बात करेंगे, और आपको कनेक्शन करके बताएंगे कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की सहायता से आप इनको कैसे चला सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या करता है, तो 5 एचपी की मोटर को चलाने के लिए हम उसका यूज करते हैं, तो 5 एचपी तक की मोटर को चलाने के लिए तो हम ये काम कर सकते हैं ना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो सभी हम उस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम चला सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर करंट कम ज्यादा करने का कोई मुद्दा सामने नहीं आता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी वाइंडिंग होती है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और एक होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। ओके, एक कौन सी होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। अब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्मिनल आइडेंटिफाई जब आप करते हो तो इनको भी एक नाम दिया जाता है। ओके, तो नाम देने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं Z1 और इसको Z2, और इसको मैंने नाम दे दिया U1 और U2। नाम किस किस को दिया कि ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको मैं SW लिख देता हूँ, और ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग तो इसको RW लिख दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है और लगभग
कि रनिंग वाइंडिंग की अपेक्षा कि ज़्यादा होता है कि कम होता है। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध रनिंग वाइंडिंग की अपेक्षा ज़्यादा रखा जाता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध हम ज़्यादा भी रखते हैं, और इसको कौन से तार से हम बनाते हैं कि हम जो वाइंडिंग करते हैं या कॉइल का जो हम निर्माण करते हैं, इसके लिए हम पतला कॉपर वायर यूज करते हैं। ओके, और रनिंग वाइंडिंग का जो तार होता है वो मोटा होता है। में स्टार्टिंग वाइंडिंग की अपेक्षा जो तार हम यूज करते हैं इन दोनों में डिफरेंट होता है तारों में भी। तो इसके अंदर ये पता रखना होता है मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की तथा अधिक टर्न्स दे करके रखते हैं। तो अधिक टर्न देंगे तो इसका मतलब है इसका प्रतिरोध का मान हाई रहने वाला है। तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग जिसमें क्या होता है प्रतिरोध का मान हम कम रखते हैं और टर्न्स की संख्या भी हम कम रखते हैं, और इसके अंदर जो वायर हम यूज करते हैं ये मोटा तार हम यूज करते हैं। ओके, दोनों की ही जो वाइंडिंग होती है ये कॉपर के वायर से की जाती है। ओके, आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, जैसे आप देखोगे कि कूलर की जो मोटर होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया जाता, और पंखे की जो मोटर होती है उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया जाता। लेकिन आप जब देखोगे कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर लगाया जाता है। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगाया जाता है। और परमानेंट कैपेसिटर मोटर में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं, और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ओके, सबसे पहले हम कौन सी ले रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कि कैपेसिटर स्टार्ट करने का काम करेगा और उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में से हट जाएगा। ओके, तो हम इसको समझ लेते हैं। और जो रनिंग परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर होती है उसमें कैपेसिटर को हम डायरेक्टली समानांतर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा करके और रनिंग वाइंडिंग के समानांतर क्रम में उसको लगा देते हैं। ओके, तो आपको यह भी पता रखना होता है कि हमेशा जो रनिंग वाइंडिंग के और स्टार्टिंग वाइंडिंग के हमेशा क्या डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट मैंने बता दिया। और आपको ये ध्यान जरूर रखना होता है कि कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर किसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। ओके, कि तो आपको ये पता रखना होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के हमेशा श्रेणी क्रम में हम कैपेसिटर लगाते हैं, कभी भी हम रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में नहीं लगाते हैं। अगर रनिंग वाइंडिंग के अगर सीरीज में लगाएंगे तो मोटर का जलने का खतरा ज्यादा रहता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस मोटर के अंदर हम जो रोटर यूज करते हैं वो कौन सा रोटर यूज करते हैं, स्क्विरल केज में। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का जो आपने रोटर देखा होगा, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का रोटर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट किया हुआ। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे ये हो गया आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये हो गया रनिंग वाइंडिंग, दोनों में प्रतिरोध का मान आपको पता चलेगा कि इसका प्रतिरोध का मान कम रहेगा और इसका प्रतिरोध का मान ज्यादा रहेगा। इसके अंदर कौन सा वायर हम यूज करते हैं, पतला वायर, और इसके अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, मोटा वायर। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम जो कैपेसिटर लगाते हैं, अगर परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगी तो हम कैपेसिटर को ऐसे लगा देंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, और यहां से हमने ये लगा दिया। ये तो हो गया आपका कौन सा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ओके, और यहां से आपको क्या करना होता है भाई, जैसे आपने सप्लाई दी, ओके, यहां से देखो सप्लाई यहां से आ रही है, ओके, फेज और न्यूट्रल। तो ये जो सप्लाई आ रही है, तो इस सप्लाई का जो फेज है, फेज को कैसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक तो हो गई रनिंग वाइंडिंग, एक तो हो गई ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, और ये हो गई आपकी रनिंग वाइंडिंग। अब क्या आप जब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को क्या एक ही फेज दोगे, एक ही फेज होता है आपके पास, तो आप इसी एक ही फेज को दो भागों में डिवाइड कर दिए। एक फेज आपका इधर चला गया और एक फेज आपका इधर आ गया, तो दो भागों में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। भाई इसके अंदर भी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसमें भी, या अल्टरनेटिव मैग्नेट इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो तो ये फेज था, ये फेज दो भागों में आपका डिवाइड हो गया। ओके, अब डिवाइड हो जाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फेज को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं और घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अपना रोटर घूर्णन गति करना स्टार्ट करता है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम क्या करते हैं, न्यूट्रल की सप्लाई ऐसे यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग के यहाँ पे ऐसे दे देते हैं। ओके, रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग का एक तार और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक तार, दोनों पे हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल देते हैं। तो ये फेज और न्यूट्रल हम किसको दे रहे हैं, डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग को। ओके, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कैसे दे रहे हैं, हम कैपेसिटर के साथ में लगा करके ऐसे सीरीज में हम लगा करके देते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग को एक इसको मेन वाइंडिंग भी हम नाम देते हैं। ओके, क्या नाम देते हैं इसको, मेन वाइंडिंग भी हम इसको नाम देते हैं। तो ये जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग मेन वाइंडिंग का नाम हमने इसको इसलिए दिया क्योंकि रनिंग वाइंडिंग होती है मोटे तार की जाती है और इसको अधिक गहराई में स्थापित किया जाता है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसको कम गहराई में हम स्थापित करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा।
और जो आपका रोटर होता है ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट किया हुआ रोटर होता है। ओके, इसके अंदर तांबे की छड़े डाल करके इसको क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहां तक तो हमने जो बात की ये क्या है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में स्थायी कैपेसिटर मोटर की हमने बात की। ओके, जैसे आपने फेज और न्यूट्रल दिया तो फेज दो भागों में डिवाइड होगा, रनिंग वाइंडिंग में चला जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला जाएगा, और यहाँ से आपने कैपेसिटर लगाए रखा है। कैपेसिटर क्या करेगा, इसके अंदर जाने वाली जो वोल्टेज है इसके मान को बढ़ा देता है। ओके, कैपेसिटर क्या काम करेगा, इसमें क्या मतलब जो आपने फेज डिफरेंस देखा है वोल्टेज और करंट के अंदर, तो कैपेसिटर क्या करेगा भाई, देखो इसके अंदर थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया। जो कैपेसिटर होता है ये करंट को आगे करता है और वोल्टेज को पीछे करता है, और जो इंडक्टर होता है वो क्या काम करता है, वोल्टेज को आगे करता है और करंट को पीछे करता है। तो आपने जो फेज डिफरेंस पढ़ा है तो इसका मतलब है जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर किसको बढ़ाएगा, करंट को बढ़ाएगा। तो करंट किसके सीरीज में बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग है कि जो करंट बढ़ेगी तो करंट बढ़ते ही रोटर घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे रोटर घूमना स्टार्ट करेगा तो रनिंग वाइंडिंग पे आपका अपना मेन काम करेगी। तो यहाँ पे रोटर घूर्णन करता जाएगा और जैसे जैसे करता जाएगा तो इसका टॉर्क का मान भी हाई रहेगा। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है ये एक ऐसा एक चुंबकीय क्षेत्र बना करके इस रोटर को एक अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करवा देता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे जो हम पंखे की जो मोटर होती है उसके अंदर हम ऐसे ही कनेक्शन करके चलते हैं। अब उसके अंदर जो पंखे की जो मोटर होती है उसके अंदर कौन सा रोटर हम यूज करते हैं, सेल इन पोल टाइप रोटर यूज करते हैं। और जो आपकी अदर मोटर होते हैं उसमें बेलनाकार रोटर का हम यूज करते हैं, ये भी आपको पता रखना होता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जो कैपेसिटर होता है, जो आपकी अगर पंखे की मोटर है, पंखे की मोटर के लिए हम यूज करते हैं 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। और अगर आपके पास कूलर की मोटर है, ओके कूलर की मोटर है तो उसके अंदर हम यूज करते हैं 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब आपको समझना है कि अगर आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो तो भाई, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो तो उसमें क्या किया जाता है भाई, मात्र एकमात्र कैपेसिटर किसके सीरीज में होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में होता है, और मात्र कैपेसिटर स्टार्ट करने के बाद में हट जाता है। ओके, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देंगे। इसको मैंने नाम दे दिया CF, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मेन काम क्या होता है भाई, जब आपने इसको सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में मोटर घूर्णन गति स्टार्ट कर दी, और कैपेसिटर का मेन काम क्या था भाई, करंट को 90 डिग्री आगे करना, क्योंकि दोनों के मध्य वोल्टेज और करंट के मध्य फेज डिफरेंस कितने का करता है, ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस करता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो काम था भाई करंट को आगे करना। अब जैसे करंट को आगे करेगा, आगे करने के बाद मतलब मोटर की 75% घूर्णन गति प्राप्त कर लेने के बाद में कैपेसिटर को क्या कर देता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा देता है। ओके, क्या काम करता है, ये कैपेसिटर को हटा देता है। ओके, इतना समझ में आ गया। और जब तक अपनी मोटर 80% घूर्णन गति में 75 से 80 ऐसे चलता है, ओके 70-75 भी मान सकते हो, या 75 से 80% भी आप मान सकते हो, तो इसके फुल लोड करंट या फुल लोड घूर्णन गति होती है उसकी अपेक्षा ये अगर 70% या 80% आरपीएम पर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, घूमना स्टार्ट करने के बाद में अपना ये कैपेसिटर क्या कर देता है, अपना स्विच को ओपन कर देता है। क्या मतलब अपने आप का जो सर्किट होता है इसको ओपन कर देता है। जैसे ओपन करेगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, सर्किट से बाहर हो जाएगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी सर्किट से बाहर हो जाएगी। अब मेन काम किस पे रहेगा, रनिंग वाइंडिंग पे रहेगा। रनिंग वाइंडिंग के अंदर फेज और न्यूट्रल की सप्लाई मिलती रहेगी और मोटर आपकी इस रनिंग वाइंडिंग पे वर्क करती रहेगी। ओके, आपको इतना ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कितने परसेंट घूर्णन गति पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है, 75% घूर्णन गति पे ये स्विच ओपन हो जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं कि अगर यही मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती तो हम क्या करते हैं कि भाई एक तार तो यहाँ से लगा देते हैं। ओके, एक तार तो हम यहाँ से लगा देते हैं और एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा करके और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो इनपुट वाला तार जो हमने रखा था उस पर हम लगा देते हैं। ओके, तो ये जो मोटर बन गई आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर का मतलब क्या हुआ कि जो ये कैपेसिटर है ये तो क्या रहेगा, ज्यादा मान का रहेगा। ज्यादा मान का मतलब जैसे कि मान के चलो 40 से 50 माइक्रोफेरेड का। ओके, और ये जो कैपेसिटर रहेगा में परमानेंट जो लगा हुआ रहेगा ये 5 से 10 माइक्रोफेरेड का। तो हम इसको मान के चलते हैं कि 10 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है। ओके, क्योंकि आपकी चक्की की मोटर भी तो होगी ना, तो चक्की की मोटर के लिए हमें 10 माइक्रोफेरेड तक का या 20 माइक्रोफेरेड तक का हमें कैपेसिटर चाहिए होता है। ओके, परमानेंट लगा के रखने के लिए। तो अब ये काम कैसे करता है भाई, जैसे आपने फेज और न्यूट्रल दिया,
मोटर घूमना गति स्टार्ट करी। ओके, जैसे मोटर घूमना स्टार्ट करेगी तो करने के बाद में ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये 75% घूर्णन गति पे क्या कर देता है, अपने सर्किट को ओपन कर देता है। तो कौन सा कैपेसिटर आपका बाहर हो रहा है कि जैसे ये सर्किट भाई यहाँ से इसमें से भी जा रहा है और इसमें से भी जा रहा है, दोनों कैपेसिटर काम कर रहे हैं। ओके, अब जैसे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा मान वाला जो माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर होता है इसको हटाया जाता है। अगर हम नहीं हटाएंगे, अगर हम इसको लगा करके रखेंगे तो मोटर आपकी जल जाएगी। ओके, तो इसको जलने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को उसी कंडीशन में लगाएंगे और ये 75% घूर्णन गति पे घूमने, जैसे इसका रोटर घूर्णन गति प्राप्त करेगा 75%, जैसे ये क्या कर देगा, सर्किट को ओपन कर देगा। तो जैसे सर्किट को ओपन करेगा, सबसे ज्यादा मान वाला जो माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर रहेगा ये सर्किट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये तो बाहर हो गया, लेकिन आपका यहाँ से देखो ये जो आ रहा था न्यूट्रल, यहाँ पे इसका जो न्यूट्रल आ रहा था ये यहाँ से होकर के इसमें से जाकर के ये ऐसे इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये कहाँ पे लगा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और यहाँ पे कैपेसिटर और इसके सीरीज में ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कनेक्शन किया जाता है, और रनिंग वाइंडिंग को आप फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट सप्लाई देते हो। ओके, इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जितने पॉइंट हैं वो कंप्लीट हो जाए। ओके, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मैंने अच्छे से वर्क बता दिया कि 75% घूर्णन गति प्राप्त करने के बाद में सर्किट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। जैसे ओपन करेगा तो आपका सर्किट से कैपेसिटर बाहर हो जाता है, और यहाँ पे ये जो परमानेंट कैपेसिटर लगा रखा है ये आपका सर्किट के अंदर ऐसे परमानेंट लगा हुआ रहता है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इनके टर्मिनल आइडेंटिफाई करना होता है। टर्मिनल आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के भी टर्मिनल आइडेंटिफाई करना सिखा दिया, और कंपाउंड मोटरों के डीसी सीरीज जो मोटर होती है, डीसी की जितनी भी मोटर होते हैं उनके टर्मिनल आइडेंटिफाई करना सिखा दिया। ओके, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के हमने देखे थे, कंपाउंड मोटर के हमने देख लिए थे। उसी प्रकार हमें इसके भी कनेक्शन में इसके भी क्या करने होते हैं, टर्मिनल आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके, 2 दिन से लेक्चर नहीं लिया, इस वजह से थोड़ा कुछ ना कुछ मामला चेंजेज है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो रहेगी इसका प्रतिरोध का मान आपको चेक करना होता है, भाई लगभग कितना ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रहेगा। और जो रनिंग वाइंडिंग रहेगी तो रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान क्या रहने वाला है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की अपेक्षा कम रहेगा। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ओके, दोनों का आपको रेजिस्टेंस चेक करना होता है। जैसे आप चेक करोगे तो आपको सबसे कम मान का रेजिस्टेंस, या आप सायरन जो मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच होता है उसको या तो रेजिस्टेंस पे चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे रखोगे तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध आप पता कर लोगे। पता करने के बाद में आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के 2 तार आपको पता करने होते हैं। तो कैसे पता करोगे, यहाँ पे या तो सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से कर लीजिए, या आप मल्टीमीटर की जो कंटिन्यूटी दिखाता है ना वहां पे आप उस सिलेक्टर स्विच को वहां पे ला करके आप कंटिन्यूटी पे रख करके इसको यहाँ पे दोनों तारों पे जब लगाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट सायरन देगा। तो कंप्लीट जैसे सायरन देगा तो इसका मतलब है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच के 2 तार बाहर निकल रखे हैं। अब 2 तार इसके हो जाएंगे, 2 तार इसके हो जाएंगे और 2 तार इसके हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है भाई, अगर इसकी घूर्णन गति चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो रनिंग वाइंडिंग के सिरे चेंज कर देते हैं या स्टार्टिंग वाइंडिंग के हमें सिरे चेंज करने होते हैं। सिरे चेंज करने का मतलब क्या है, सिरे चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मैं इसके सिरे चेंज करके बता देता हूँ। ओके, सिरे चेंज करने का मतलब है यहाँ से ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये वाला तार इसके नीचे लग जाएगा और ये वाला तार इसके ऊपर की तरफ लग जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसके सिरे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका U1 था और यहाँ पे U2 था, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी घूर्णन गति चेंज हो जाएगी। ओके, या आप इसके भी सिरे चेंज कर सकते हो। Z2 वाला वायर यहाँ पे आ जाएगा और Z1 वाला वायर यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको जब इनके सिरे अगर आपको चेंज करना हो, कहने का मतलब अगर मोटर की घूर्णन गति अगर आपको चेंज करनी हो तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक वाइंडिंग के सिरे आपको चेंज करने होते हैं। ओके, जैसे आप चेंज करोगे तो मोटर की घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी। रनिंग वाइंडिंग के अंदर कम टर्न दे करके रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों पे। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। इसको U1 और U2 से हम डिनोट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध जैसे आप चेक करोगे तो आपका जो ज्यादा मान वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग करेगा। दोनों तारों में से एक तार आपको लेना होता है, और रनिंग वाइंडिंग का जैसे आप चेक करोगे तो रनिंग वाइंडिंग का एक तार लेना होता है। दोनों को कॉमन करके हमें फेज दे देना होता है। जैसे आप फेज दे दोगे तो आपका यहाँ तक का काम कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा वाला तार आपको लेना होता है। तो लेने के बाद में अगर आप कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के अगर कनेक्शन कर रहे हो उस टाइम पे आपको देखना होता है कि ज्यादा मान वाला जो कैपेसिटर है उसको हम सेंट्रीफ्यूज स्विच के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और कम मान वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सेंट्रीफ्यूज स्विच का जो इनपुट वायर होता है वहां पे हम देते हैं, और इसका आउटपुट वाले वायर के साथ में हम किसको कनेक्ट करके रखते हैं, ज्यादा मान वाले माइक्रोफेरेड को वाले कैपेसिटर को हम लगा के रखते हैं। ओके, और बाकी यहाँ से ऐसे कनेक्शन हम कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वाइंडिंग का एक तार रहेगा तो वहां पे कैपेसिटर का एक तार और दूसरे वाले कैपेसिटर का भी एक तार, दो तार तो इसके हो जाएंगे, एक तार इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 तार लग जाएंगे। तो लगने के बाद में सॉरी स्टूडेंट, लगने के बाद में आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ला करके आपको यहाँ पे लगाना होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज स्विच के भी 2 तार होते हैं ना, तो ज्यादा मान वाला जो रहेगा उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ओके, यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, उसके बाद में आपका कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर की। और अदर जितने भी मोटर होती है आपकी सिंगल फेज मोटर, उनके अंदर ऐसा ही ये सब कुछ किया जाता है। ओके, तो हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि भाई जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर दे दिया जाए, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ में अगर इस मोटर के कनेक्शन करने हो तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ में हम कैसे कनेक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, फेज और न्यूट्रल लेना होता है। यहाँ पे ये फेज आ जाएगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक एक तार आपको लेने होते हैं। इसकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग हम दोनों को साथ में समझ लेंगे। यहाँ पे ये जो स्विच लगा है ये कौन सा रहेगा, आपका आईसीडीपी स्विच रहेगा, आयरन क्लोराइड डबल पोर स्विच, आईसीडीपी स्विच। ओके, अब इसके बाद में जैसे इसका आउटपुट रहेगा तो आउटपुट के साथ में हम क्या लगा देते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। और फ्यूज लगाने के बाद में इसका जो और आगे का जो आउटपुट रहेगा, तो ये दोनों तार आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉन्टेक्टर लगा देंगे। ओके, कॉन्टेक्टर के अंदर सप्लाई दे देंगे। तो कॉन्टेक्टर को देने से पहले हम किसके अंदर देते हैं, ओवरलोड रिले के अंदर। इसको देने के बाद में यहां से हम वायर उठाएंगे और कहां पे देंगे, एक्चुअली कॉन्टेक्टर के अंदर। और इसका जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे आपको कंप्लीट मोटर के कनेक्शन कर देने होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग रहेगी, और यहाँ से आप कैपेसिटर लगा दोगे। लगाने के बाद में आपका एक तार यहाँ से आप जैसे फेज लगा रहे थे और यहाँ पे न्यूट्रल दे रहे थे, वही काम आपको यहाँ से करना है। ये न्यूट्रल इसको मिल जाएगा और फेज इसको यहाँ से दे देना है। ओके, फेज और न्यूट्रल की जैसे इसको सप्लाई मिलेगी तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर। ओके, और इसका टर्मिनल होगा Z1, Z2 और U1, U2। इसका कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्या करना हो, घूर्णन गति चेंज करनी है, तो Z2 वाला वायर यहाँ पे आ जाएगा और Z1 वाला वहां पे चला जाएगा, तो इसकी घूर्णन गति चेंज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जैसे आपका यहाँ से आउटपुट रहेगा किसमें जाएगा, ओवरलोड रिले में, इसके बाद में स्टार्ट पुश बटन में, और स्टार्ट पुश बटन के बाद में एक्चुअली कॉन्टेक्टर जो स्टार्ट पुश बटन में लग गया, और इसके बाद में हम इसका एक्चुअली लगा करके रखते हैं। और एक्चुअली से हमें किसको देना होता है, कॉन्टेक्टर को देना होता है, A1 A2, और यहाँ पे हमें क्या देना होता है, न्यूट्रल देना होता है। ओके, यहाँ पे आप जैसे इसको ऑन करोगे तो ऑन करते इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस पुश बटन को दबाओगे, दबाते आपका ये स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन, इनको देख के जाना है। ओके, थर्मल ओवरलोड रिले। अब आपको ऐसे ही कनेक्शन करने होते हैं। जैसे मान के चलिए इसका एक आउटपुट वाला तार आ रहा था, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं एक वायर उठा लूंगा, तो यहाँ से मैंने एक वायर उठा लिया, उठाने के बाद में किस में जा रहा है, ओवरलोड रिले में। तो यहाँ पे एक ओवरलोड रिले का ये और बना देता हूं मैं। ओके, ये रहेगा, और इसका जो एक इनपुट वायर रहेगा और एक इसका आउटपुट वायर रहेगा। तो आउटपुट वायर किस में लग रहा है, स्टॉप पुश बटन में लग रहा है, तो स्टॉप पुश बटन यहाँ पे लगा देता है। स्टॉप पुश बटन में जो आउटपुट रहेगा किस में जा रहा है, स्टार्ट पुश बटन में जा रहा है।
और स्टार्ट पुश बटन के 2 तार निकल रखे हैं यहाँ से, और एक तार नीचे की तरफ जा रहा है जो कि कहाँ पे चला जाएगा आपका 9 वोल्ट कॉइल में। ओके, तो यहाँ से हम एक एक्सिलरी कॉन्टेक्टर जो लगा के रखते हैं उसके दोनों तारों के कनेक्शन हमें यहाँ से कर देने होते हैं। और आपकी कौन सी रहेगी, एक 9 वोल्ट कॉइल रहेगी, तो 9 वोल्ट कॉइल को हम यहाँ पे बना देते हैं। इसके नीचे बनाया जाता है। ओके, ये ध्यान रखें। इसके 2 तार रहेंगे तो एक तार इसके यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्या रहेगा आपका A1, और एक तार इसको डायरेक्ट देना होता है जो यहाँ से आप वायर को उठा करके इसको दे सकते हो। ओके, तो यहाँ से इसको क्या मिल गया, ये A2। आप कैसे भी आप ले सकते हो क्या अपने हिसाब से। बाकी मैंने इसको सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझा रखा है। आप क्या करोगे भाई, यहाँ से एक वायर उठाया आपने, थर्मल ओवरलोड रिले में दिया और उसका आउटपुट आया स्टार्ट में स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन के बाद में स्टार्ट पुश बटन में, और स्टार्ट पुश बटन के एक्सिलरी कॉन्टेक्टर यहाँ पे लगे हुए होते हैं। जैसे इसके अंदर सप्लाई जाएगी, जैसे आप इस स्विच को दबाओगे, दबाते ही यहाँ से इसका सर्किट स्विच के सहायता यहाँ से कंप्लीट होगा। कंप्लीट होते इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। जैसे मैग्नेट बनेगा इस प्लंजर को अपनी तरफ जकड़ेगी, और जैसे जकड़ेगी तो यहाँ से ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो ये सभी ऑन हो जाने के बाद में जैसे आप इस स्विच को छोड़ दोगे, छोड़ देने के बाद में आपका जैसे ये फेज आ रहा था यहाँ से आकर के इस एक्सिलरी में से जाकर के यहाँ से आकर के इसमें से घूम करके A1 पे चला जाएगा, और A2 वाले को डायरेक्ट मिल रहा था। तो ये क्या है, आपके 9 वोल्ट कॉइल है। इसको थोड़ा इसके नीचे बनाना था, ये दोनों तार यहाँ पे आने की वजह से मैंने इसको थोड़ा साइड में बना दिया। ओके, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कनेक्शन, जो कि आपका यहाँ तक तो बिल्कुल क्या था, सेम मोटर थी। ओके, मोटर के ऐसे ही कनेक्शन करने होते हैं। यहाँ के बाद में आपको सभी मोटरें बना देनी होती है। और बाकी आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का क्या है, ये कंट्रोल डायग्राम है। ये क्या है, आपके थर्मल ओवरलोड ड्रिल है, ये कॉन्टेक्टर है। ओके, इसको एक्सिलरी कॉन्टेक्टर बोलते हैं, जो कि किसके साथ में रहता है, ये कॉन्टेक्टर के साथ में ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है। ओके, 2 तो रहेंगे आपके सप्लाई वाले जो आगे की तरफ जाएंगे, और एक रहेगा आपका एक्स्ट्रा जो किसके लिए हम यूज कर लेते हैं, इसको एनो के लिए। ओके, या मतलब एक्सिलरी के लिए। और यहाँ पे ये हो गया थर्मल ओवरलोड ड्रिल, ये हो गया आपका सेफ्टी फ्यूज, और ये ICDP स्विच। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो मैंने जितने पॉइंट्स बन सकते थे आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड, बाकी आप अपनी तरफ से रिपल्सन मोटर के कनेक्शन में कुछ नहीं होता, और उनके कंप्लीटली प्रैक्टिकल करवाए नहीं जाते किसी भी एग्जाम में, तो आपको यूनिवर्सल मोटर के भी प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते। बाकी आपको पता है कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग हमेशा श्रेणी क्रम में लगा करके उसको डायरेक्ट सप्लाई हम लगा देते हैं। ओके, बाकी घूर्णन गति चेंज करने के बारे में बता दिया, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों में से एक फील्ड वाइंडिंग का सिर्फ आपको चेंज करना होता है, और ऑटोमेटिकली उसकी घूर्णन गति चेंज हो जाती है। फॉरवर्ड से रिवर्स या रिवर्स से फॉरवर्ड आप बना सकते हो। ओके, और इनके जितने भी सर्किट डायग्राम बन सकते थे वो मैंने सभी बना करके समझा दिया है, क्योंकि परमानेंट कैपेसिटर मोटर का भी समझा दिया, कैपेसिटर में स्थायी कैपेसिटर मोटर का समझा दिया, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का भी हमने डायग्राम देख लिया। ओके, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी कनेक्शन आपको करने होते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कुछ अच्छा नया प्रैक्टिकल, जैसे हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज से रिलेटेड जितने भी आपके प्रैक्टिकल बच रखे हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको एक बार एक वीडियो अपलोड करूंगा, मल्टीमीटर चलाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मल्टीमीटर में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है स्टूडेंटों को। और उसके अलावा आपको देखना है केबल वाले। ओके, केबल का मैं ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज हम कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू। और अपने AMI टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का लेक्चर थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि मुझे खुद को अजीब लग रहा है आज का लेक्चर लेना। ओके, तो उम्मीद करूँगा फिर भी आपको पसंद आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।